बच्चों, आज हम अपनी सामाजिक विज्ञान की किताब समकालीन भारत का आखिरी अध्याय जनसंख्या पढ़ने जा रहे हैं। एक बहुत ही जरूरी अध्याय है क्योंकि ये हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन यानी कि हम लोगों के बारे में है। तो देखिए, आपकी किताब की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प सवाल से होती है कि क्या आप एक ऐसे विश्व की कल्पना कर सकते हैं जहां इंसान हो ही ना? हम जरा सोचकर देखिए, अगर हम इंसान नहीं होते तो क्या होता? ये जो सारे संसाधन हैं, ये जो पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, इनका इस्तेमाल कौन करता? समाज कौन बनाता? हमारी संस्कृति कैसे बनती? देखिए, हम अक्सर क्या सोचते हैं कि संसाधन मतलब कोयला, पानी या जमीन, है ना? लेकिन असलियत यह है कि मानव यानी हम खुद सबसे बड़े और सबसे जरूरी संसाधन हैं। इसको ऐसे समझिए, कोयला है ना, वो तो हजारों लाखों साल से जमीन के नीचे पड़ा एक पत्थर का टुकड़ा ही तो था। उसको एक उपयोगी संसाधन किसने बनाया? उसे मानव ने ही तो अपनी बुद्धि से, अपनी तकनीक से बनाया। बिल्कुल इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी सुनसान टापू पर जहां कोई नहीं रहता, वहां बाढ़ आ जाए या सुनामी आ जाए, तो क्या हम उसे आपदा कहेंगे? शायद नहीं। लेकिन वही बाढ़ जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर में आती है तो वो एक आपदा बन जाती है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे यह समझ आता है कि सामाजिक विज्ञान में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, उसका जो केंद्र बिंदु है वो जनसंख्या यानी हम इंसानी। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, हमें अपनी जनसंख्या के बारे में इतनी सारी जानकारी मिलती कहाँ से है? तो इसका जो सबसे मुख्य स्रोत है वो है जनगणना, जिसे अंग्रेजी में सेंसस कहते हैं। जनगणना का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक तय समय के बाद जनसंख्या की आधिकारिक तौर पर गिनती करना। और हमारे देश भारत में ये गिनती हर 10 साल में होती है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी और तब से हर 10 साल पर यह होती आ रही है। चलिए, तो अब हम इस अध्याय के पहले भाग पर आते हैं, जनसंख्या का आकार और वितरण। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में इसका मतलब है कि भारत में कुल कितने लोग रहते हैं यानी पॉपुलेशन साइज, और वो देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से फैले हुए हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्च 2011 में जो जनगणना हुई उसके हिसाब से भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़ 6 लाख, यानी 121 करोड़ से भी ज्यादा। और ये जो संख्या है ना, ये पूरी दुनिया की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए, ये बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया का जो भूभाग है, जो जमीन है, उसका सिर्फ 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है, सिर्फ 2.4%। लेकिन पूरी दुनिया की आबादी का 17.5% हिस्सा यही भारत में रहता है। तो आप खुद सोचिए कि हमारी सीमित जमीन पर, हमारे पानी जैसे संसाधनों पर आबादी का कितना ज्यादा दबाव होगा। और ये जो 121 करोड़ की आबादी है, ये पूरे देश में एक समान रूप से नहीं फैली है। मतलब इसका वितरण बहुत असमान है। कहीं पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं तो कहीं पर बहुत ही कम। जैसे कि अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी देखिए, लगभग 20 करोड़, जो कि दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और दूसरी तरफ हिमालय में बसा हमारा राज्य सिक्किम है, जहां सिर्फ 6 लाख लोग रहते हैं। तो इस असमान फैलाव को, इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को समझने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, जिसे हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। तो चलिए अब हम इसी को समझते हैं। तो जनसंख्या घनत्व होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में, यानी 1 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े एरिया में औसतन कितने लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये आंकड़ा परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। इसे हमारे एडुटेकन के नोट्स में भी इसलिए हाईलाइट किया गया है। अब जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से जनसंख्या घनत्व दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में ये कितना अलग अलग है। एक तरफ देखिए बिहार को, जहां 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 1102 लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा। और वहीं दूसरी तरफ देखिए अरुणाचल प्रदेश, जहां उतने ही बड़े एरिया में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। तो अब यह सवाल आता है कि भाई ऐसा क्यों है? कुछ जगहों पर इतनी ज्यादा आबादी क्यों है, जैसे उत्तरी मैदानों में यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और दक्षिण में केरल में? इसका मुख्य कारण है वहां की भौगोलिक परिस्थितियां। जहां के मैदान समतल होते हैं, मिट्टी उपजाऊ होती है और बारिश भी अच्छी खासी होती है, वहां खेती करना, रहना सहना सब कुछ आसान होता है। इसीलिए इन इलाकों में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है। देखिए, जनसंख्या कोई स्थिर चीज नहीं है।
ये हमेशा बदलती रहती है ना? ये एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि कैसे होती है और इस बदलाव की प्रक्रिया क्या है। आपकी स्क्रीन पर जो ये टेबल है, इसे ध्यान से देखिए। ये 1951 से लेकर 2011 तक हमारी जनसंख्या में हुई बढ़ोतरी को दिखा रहा है। एक चीज पर गौर कीजिए, 1951 से 1981 तक जनसंख्या बढ़ने की जो रफ्तार थी, जिसे हम वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं, वो लगातार बढ़ती गई। लेकिन 1981 के बाद से ये रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। ये एक बहुत जरूरी बदलाव है। अब यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है और ये अक्सर पूछा भी जाता है कि अगर 1981 के बाद जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार यानी रेट ऑफ ग्रोथ कम हो रही थी, तो फिर हर दशक में जुड़ने वाले लोगों की जो कुल संख्या थी वो कम क्यों नहीं हुई? इसका जवाब बहुत सरल है। देखिए, जब हमारी कुल आबादी पहले से ही बहुत ज्यादा हो, तो उस बड़ी संख्या पर जब हम एक छोटा सा प्रतिशत भी लगाते हैं, तो जो कुल जोड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो जनसंख्या में जो ये बदलाव आता है, इसके मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं, 3 प्रक्रियाएं हैं: जन्मदर, मृत्युदर और प्रवास। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले जन्मदर। जन्मदर यानी बर्थ रेट का मतलब है एक साल में प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं। और मृत्युदर यानी डेथ रेट का मतलब है एक साल में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या। अब भारत की जनसंख्या बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि यहां जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से ज्यादा रही है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से मृत्यु दर तो तेजी से नीचे आ गई, लेकिन जन्म दर उतनी तेजी से कम नहीं हुई। जनसंख्या में बदलाव का तीसरा और एक महत्वपूर्ण घटक है प्रवास, जिसे हम माइग्रेशन भी कहते हैं, यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाना। भारत में जो सबसे आम प्रवास देखने को मिलता है वो है गांव से शहरों की ओर। इसके पीछे 2 तरह के कारक काम करते हैं, जिन्हें हम अपकर्षण और अभिकर्षण कारक कहते हैं, या आसान भाषा में पुश और पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर वो होते हैं जो लोगों को अपना गांव छोड़ने पर मजबूर करते हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी। और पुल फैक्टर्स वो होते हैं जो शहरों की तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, जैसे रोजगार के बेहतर अवसर और अच्छा जीवन स्तर। अब हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या की एक और खासियत की, और वो है यहाँ की किशोर जनसंख्या। किशोर मतलब 10 से 19 साल की आयु के लोग। आपको पता है, ये हमारे देश की कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है। ये हमारे देश का भविष्य है, सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, और इसीलिए इनके लिए पोषण संबंधी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होती हैं, और ये बहुत जरूरी है कि इन्हें अच्छा पोषण और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। तो परिवार के आकार को सीमित रखने और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने समय समय पर कई नीतियां बनाई हैं। इसी क्रम में अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की। तो साल 2000 में सरकार एक नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लेकर आई। इस नीति का ढांचा कई सालों के नियोजित प्रयासों का परिणाम था। इसके कुछ खास उद्देश्य थे, जैसे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से भी कम करना, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना और परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। ये सभी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारे एडुटेकन क्लास में हम अक्सर इन पर चर्चा करते हैं ताकि आप इनके महत्व को समझें। तो बच्चों, आज के क्लास में हमने जनसंख्या से जुड़े कई जरूरी पहलुओं को समझा। हमने इस अध्याय में जाना कि इंसान खुद एक संसाधन कैसे है, भारत में जनसंख्या का वितरण और घनत्व कैसा है, जनसंख्या में वृद्धि के क्या क्या कारण हैं और हमारी सरकार ने इसके लिए क्या नीतियां बनाई हैं। उम्मीद है कि ये पूरा अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो।